हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे पारसी धर्म, ईसाई धर्म और अयोधी धर्म। आज देखते हैं इस वीडियो में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वे सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पहले देखेंगे कि मगध साम्राज्य पर कुल कितने वंशों ने शासन की थी और उसके कर्मानुसार भी देखेंगे। इसमें से देखिएगा जिसमें से सबसे प्राचीन वंश जो माना जाता है बृहद का है। किसका है? तो बृहद वंश का। लेकिन उसके बाद जो आया वंश हर्यक वंश है। कौन है? तो हर्यक वंश है। उसके बाद है शिशुनाग वंश है। उसके बाद है नंद वंश है। उसके बाद है मौर्य वंश है। उसके बाद है मौर्य वंश है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, इसी में देख लेंगे हम। देखिएगा सबसे प्राचीन वंश जो है, सबसे प्राचीन वंश के जो संस्थापक है कौन है? तो बृहदत्त है। कौन है? तो बृहदत्त है, जो इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगीर हुआ करता था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये जो है बृहदत्त घटोत्कच का पुत्र माना जाता है। किसका? तो घटोत्कच का पुत्र माना जाता है। ये अपने राजधानी कहाँ बनाया? तो गिरिब्रज राजगीर बनाया है। यह देखिएगा हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। इसने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया है। राजगीर को बनाया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में देखते हैं शिशुनाग वंश के संस्थापक जो हैं शिशुनाग है, लेकिन इसके जो राजधानी कहाँ है? तो वैशाली है। कहाँ है? तो वैशाली है। नंद वंश के संस्थापक जो है महापदम नंद है। नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापदम नंद है। लेकिन पूछेंगे नंद वंश के अंतिम शासक कौन है? तो घनानंद है। इसने अपने राजधानी कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्र बनाया है। पाटलिपुत्र बनाया है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी और उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्र बनाया। पाटलिपुत्र बनाया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें से देखिएगा हर्यक वंश का जो शासनकाल है 544 से 400 BC अर्थात ईसा पूर्व है। शिशुनाग वंश का जो है शासनकाल है 412 से 344 ईसा पूर्व है। नंद वंश का जो शासनकाल है 344 से 422 ईसा पूर्व है। और मौर्य वंश का जो शासनकाल है 322 से 185 ईसा पूर्व है। लेकिन कहीं कहीं अलग अलग भी मिलता है डेट। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। जिसमें से हम देंगे कि सबसे पहले क्या? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश को प्रीतहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रीतहंता वंश के भी नाम से भी जाना जाता है। जिसमें से देखिएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। बिंबिसार का एक पुत्र है जिसका नाम है क्या? तो अजातशत्रु या कुनिक कहा जाता है। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। जबकि बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का एक पुत्र हुआ है जिसका नाम है उदयन है। कौन है? तो उदयन है। और उदयन का एक पुत्र है कौन है? तो नागदशक है। कौन है? तो नागदशक है। तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें पूछेंगे कि हर्यक वंश के प्रथम शासक कौन है? तो बिंबिसार है। जबकि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन है? तो नागदशक है। कौन है? तो नागदशक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले हैं? बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से जाना जाता है और अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसी में हम देखेंगे कि उदयन ने पाटलिपुत्र में देखिएगा उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की गंगा सोन पुनपुन नदी के संगम पर। आगे हम पढ़ेंगे। देखिएगा जिसमें से हम पहले देखते हैं बिंबिसार है। क्या? तो बिंबिसार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हर्यक वंश का जो उदय माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यह जो है 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो है जिसकी राजधानी क्या? तो मगध महाजनपद से उत्कर्ष माना जाता है। उत्कर्ष माना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं जिसमें से क्या? तो बिंबिसार। देखिएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है? तो बिंबिसार है। इस अर्थात बिंबिसार ने अपनी गद्दी पर 544
ईसा पूर्व में बैठा था, 544 ईसा पूर्व में बैठा था। अब 493 ईसा पूर्व, 492 से 93 ईसा पूर्व में वह मृत्यु को प्राप्त कर ली, वह मृत्यु को प्राप्त कर लिया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, प्रथम शक्तिशाली शासक था। लेकिन पूछेंगे वो कौन सा राजा था जो हर्यक वंश में सबसे अधिक तक शासन की, तो कौन थे? बिंबिसार। सबसे बड़ा शासन काल किसका माना जाता है? तो बिंबिसार का ही माना जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो राजगीर बनाया है, राजगीर बनाया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या आगे क्या है, देखिएगा। बिंबिसार जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए, महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए राजवैद्य बीजक को भेजा है, राजवैद्य बीजक को भेजा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, देखिएगा। इसके अलावा देखते हैं कि बिंबिसार क्या, तो बिंबिसार ने कौशल महाजनपद की राजकुमारी, कौशल महाजनपद की राजकुमारी कौशला देवी तथा लिच्छवी राजकुमारी चेलेहना से विवाह की है, चेलेहना से विवाह की। तो किसने? तो बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने राजगृह क्या, तो राजगृह का निर्माण अपनी राजधानी में बनाया था, अपनी राजधानी में बनाया था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। जो भी हम अलग पॉइंट बोलते हैं आप उसे कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। बिंबिसार ने अंगराज पर अधिपत्य अर्थात अंगराज को जीतकर मगध में मिला लिया है। बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता है। बिंबिसार किसके समकालीन माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता है, जिसे सिरेनिक के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है देखिए क्या, तो 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य का के शासन की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने क्या, तो 52 वर्षों तक शासन की। तो पूछेंगे बिंबिसार जो थे कितने वर्षों तक शासन की? तो 52 वर्षों तक शासन की है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 15 वर्ष की आयु में ही बिंबिसार गद्दी पर बैठ गया था। जो भी हम बोलते हैं आप उसे कहानी के माध्यम से सुनते रहिएगा और अपने कॉपी पर भी नोट कर लीजिएगा। ये देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा बिंबिसार के क्या है, तो कार्य हैं, देखिएगा। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेशी नीति थे बिंबिसार के पास। अंगराज को जीतकर मगध में मिला लिया है और अपने पुत्र अजात शत्रु को उपराज बनाया है, उपराज बनाया है। अवंती के राजा प्रोद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य बीजक को भेजा है। किसको? तो बीजक को भेजा है। बीजक आम्रपाली वैश्या का पुत्र था, आम्रपाली वैश्या का पुत्र था। भगवान बुद्ध ने जिस स्त्री से खीर खाई थी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बीजक आम्रपाली वैश्या का पुत्र माना जाता है। आम्रपाली वैश्या का पुत्र कौन है? तो बीजक है, जो राजवैद्य के नाम से जाने जाती हैं। बिंबिसार ने आम्रपाली से विवाह की थी, बिंबिसार ने आम्रपाली से भी विवाह किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो वैवाहिक नीति द्वारा बिंबिसार ने साम्राज्य को भी विस्तार किया था। उसके बारे में हमें देख लेते हैं। अभी बताए होंगे कौशल नरेश प्रेसी ने जीत की बहन महाकौशला से विवाह किया था, महाकौशल देवी से विवाह की। वैशाली की चेटक की पुत्री चेलेहन्ना से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेहन्ना से विवाह की, जो महावीर स्वामी की ममेरी बहन थी, ममेरी बहन थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी बिंबिसार विवाह की थी। चेलेहन्ना के कहने पर बिंबिसार ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में बिंबिसार बौद्ध धर्म को माना था। बिंबिसार ने ज्येष्ठ पुत्र अर्थात सबसे बड़े पुत्र को दार्शक के उत्तराधिकारी बनाया था, दार्शक को उत्तराधिकारी बनाया था। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दार्शक को उत्तराधिकारी बनाया था, परंतु अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गए। बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठ गए। लेकिन अजातशत्रु के गुरु अमात्य मानते थे। अजातशत्रु जो थे अपने गुरु अमात्य को मानते थे। उन्हीं के कहने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, कारावास
बास में ही और गद्दी पर बैठ गए। किसके कहने पर? तो अमात्य के कहने पर, जो भगवान बुद्ध के चचेरा भाई माना जाता है। देखते हैं आगे क्या। तो अजातशत्रु की हत्या करके उसके पुत्र उदयन ने बैठ ली। अर्थात जिस प्रकार अजातशत्रु ने बिंबिसार को हत्या की थी, अर्थात कहने का मतलब है जिस प्रकार अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की, ठीक उसी प्रकार उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर विराजमान हुए। इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है, पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये देखते हैं क्या क्या। तो अजातशत्रु क्या? तो अजातशत्रु इनका जो शासनकाल है 492 से 93, 492 से 93, 460 से 61 ईसा पूर्व माना जाता है। कहीं कहीं पर यह दिया रहता है, लेकिन जो भी आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा 492 से 93 BC में पिता की हत्या करके मगध का राजा बना। बचपन का नाम कुनिक थी। इनके माता का नाम, अजातशत्रु की माता का नाम महाकौशल थी, महाकौशल देवी थी। प्रारंभ में जैन धर्म, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। कौन? तो अजातशत्रु। कौन? तो अजातशत्रु। मंत्री वत्स्यकार की सहायता से वैशाली को मगध में मिला लिया है। 483 BC पहली बल संगीति जो राजगिरी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। लेकिन यह जो हुआ था पहली बल संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 461 ईसा पूर्व में पुत्र उदयन द्वारा हत्या, अर्थात 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। पत्नी वाजिरा प्रसेनजीत की पुत्री थी, जो युद्ध में पराजित किया गया था। काशी को दहेज में लिया था। किसने? तो अजातशत्रु ने। महाशिलाकंटक और रथमूलशल जैसे हथियारों का प्रयोग किसने किया? तो अजातशत्रु ने किया था। किसने किया? तो अजातशत्रु ने ही किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के ही शासनकाल में हुआ था, जबकि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ने उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में थे। दोनों उपदेश दिए थे, जबकि भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो उदयन है। क्या? तो उदयन के बारे में देखिएगा। लेकिन कहे जाते हैं अजातशत्रु ने पुराणों के अनुसार अजातशत्रु 20 वर्ष शासन की, जबकि बौद्ध साहित्य के अनुसार अजातशत्रु 32 वर्ष तक शासन की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अजातशत्रु काशी और वंजी को लंबे संघर्ष के दौरान मगध में ही मिला लिया है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति क्या बोले हैं? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी के सतपर्णी की गुफा में हुआ था, जिसका अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, जो 483 BC में हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे क्या है। तो उदयन के बारे में देखते हैं। देखिएगा 461 से 412 BC। देखिएगा 461 में पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठ गए थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, लेकिन सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था, जिसका पुराना नाम कुसुमपुर था। क्या था? कुसुमपुर था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पटना को अभी पाटलिपुत्र
कुसुमपुर और पुष्पुर के भी नाम से जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिस पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदय ने गंगा सोन गंडक नदियों के संगम पर की थी। गंगा सोन गंडक नदियों के संगम पर की थी। क्या बोले हैं तो उदयन जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन के 3 पुत्र हुए। उदयन के 3 पुत्र हुए थे, जिनका नाम अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक था। अनिरुद्ध, मुंडा, नागदशक था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखिएगा, अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने की थी। अर्थात नागदशक की मंत्री कौन थे? नागदशक के मंत्री शिशुनाग थे, और मंत्री ने ही राजा की हत्या कर दी और खुद अपने वंश की स्थापना की, और वह शिशुनाग वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे उदयन के कितने पुत्र थे? तो 3, अनिरुद्ध, मुंडक और कौन थे? नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। आगे क्या है? तो शिशुनाग वंश या नाग वंश। देखिएगा, इसका शासनकाल जो है 412 से 344 BC, 412 से 344 BC माने जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जिसमें देखिएगा, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। हार्यक शासक नागदशक की अमात्य था। हार्यक शासक नागदशक का अमात्य कौन था? शिशुनाग थे। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया और अवंती के प्रोद्योत को हराकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसका पुत्र कालाशोक था। इसका पुत्र कौन थे? कालाशोक थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं। हार्यक वंश के शासक मगध पर शिशुनाग वंश का शासन अधिपत्य हो गया है। शिशुनाग ने अमात्य हार्यक वंश नागदशक को हराकर अर्थात मारकर गद्दी पर बैठ गए हैं। शिशुनाग ने अवंती और वत्स पर अधिकार करके मगध में ले लिया। शिशुनाग ने वंशियों को निमंत्रित करने के लिए वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। तो पूछेंगे, शिशुनाग ने दूसरी राजधानी किसे बनाई? तो वैशाली को। शिशुनाग ने दूसरी राजधानी किसे बनाई? तो वैशाली को बनाया। लेकिन शिशुनाग ने 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन की थी। 412 से 344 ईसा पूर्व 394 ईसा पूर्व शिशुनाग ने क्या बोले हैं? शिशुनाग ने 412 से 394 ईसा पूर्व 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन माना जाता है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन नंदीवर्धन का एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? कालाशोक। कहीं कहीं पर दिया रहता है, लेकिन आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा क्या। तो कालाशोक 394 से 344 ईसा पूर्व पुनः राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के ही शासनकाल में हुआ था। 383 BC में वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबाकामी या सुबाकामी ने की थी। अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद ने कादरी नंद वंश की स्थापना की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तब पूछेंगे क्या नंद वंश के क्या? तो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो नंदीवर्धन थे। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन थे। नंदीवर्धन की हत्या महापद्म नंद ने की थी और अपने वंश की स्थापना कर दी, जो नंद वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बताते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कालाशोक को पुराण और बौद्ध ग्रंथों में दिव्य वदान में काल पर्व कहा गया है। कालाशोक को पुराण और बौद्ध ग्रंथ में दिव्य वदान एवं काल पर्व कहा जाता है। काल वर्व कहा गया है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या? तो नंद वंश है। क्या? तो नंद वंश का संस्थापक बताए हैं महापद्म नंद है। कौन है? तो महापद्म नंद है। इन्होंने
344 से 323 ईसा पूर्व तक शासन की थी। यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद थे। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे, जिसकी हत्या करके महापद्म नंद ने खुद अपने वंश की स्थापना की थी। समकालीन कवि पाणिनि थे। समकालीन कवि कौन थे? पाणिनि ने व्याकरण, क्या बोले हैं, व्याकरण की रचना की और शिक्षा की भी रचना की। कौन? तो पाणिनि की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके पुस्तक अष्टाध्यायी व्याकरण पर आधारित पहला ग्रंथ है। इसकी पुस्तक अष्टाध्यायी व्याकरण पर आधारित पहला ग्रंथ है। महापद्म नंद उग्रसेन के भी नाम से जाने जाते हैं, जो पाली ग्रंथ में है। परशुराम का दूसरा अवतार महापद्म नंद को कहा जाता है। एकारट पुराण में कहा गया है। महापद्म नंद को पुराण में एकारट कहा गया है। इसके अलावा पुराण में ही एक दक्ष कहा गया, एक त्रक्ष कहा गया है। सर्वछांतक अर्थात कहा गया है किसको? तो महापद्म नंद को ही कहा गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा इसी में देखते हैं, कुछ पॉइंट बताते हैं, देखिएगा। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की हत्या करके अपने वंश की स्थापना की। कौन? तो नंद वंश की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद माना जाता था, जो एक शूद्र शासक था। कौन था? तो महापद्म नंद थे, शूद्र शासक। उसने सर्व अभावक की उपाधि धारण की थी। सर्व अभावक की उपाधि, क्या बोले हैं? महापद्म नंद जी थे सर्व अभावक की उपाधि किसने धारी थे? महापद्म नंद ने ही धारण की थी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महापद्म नंद ने कलिंग के कुछ लोगों पर अधिकार किया। उसने एक नहर का भी निर्माण किया था। महापद्म नंद ने एक नहर की भी निर्माण किया था। महापद्म नंद ने कलिंग में गिनसेन की प्रतिमा उठा ली और एकारट की उपाधि धारण की थी। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जिसे ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज कहा है। घनानंद के शासन काल में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भी आक्रमण किया था। हम आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, देखिएगा। जिसमें से क्या है? तो घनानंद है। क्या? तो घनानंद है। देखिएगा, घनानंद को आग्रमीज के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व के शासनकाल के दौरान हुआ था। इसका घनानंद की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी गई थी। अपने गुरु चाणक्य के कहने पर घनानंद जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन आमाते क्या? तो शाकटाल एवं स्थूलभद्र थे। तथा स्थूलभद्र थे। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या? सिकंदर अभियान देखेंगे। आगे जो हम देखेंगे एक ही वीडियो में सिकंदर अभियान से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम अगले वीडियो में करवाएंगे। जो भी हम इस वीडियो में करवाए हैं, अर्थात मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, आप उसे पुनः एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो एग्जाम में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।